आज के शो में। जाली दस्तावेजात का इल्जाम, केस अहम तरीन मोड़ में दाखिल। इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। JIT की फाइंडिंग, हुकूमती दावे, मुबाहिसा जारी। अब इसने अदालत में जो जाली कागजात दाखिल अभी नहीं पहले भी किए हैं इन्होंने। कोई ना कोई हर जगह पर जो पिटिशनर है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ये ट्रायल में चले जाए। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ उनके वोट के मैंडेट की खातिर आखिर वक्त तक लड़ेंगे। अदालती कार्रवाई क्या तारीख साज अहमियत इख्तियार कर जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कुछ ही देर कबल सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में, इस पनामा के फैसले के हवाले से, उसमें 2 खतूत का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में 2 खतूत सामने आए हैं। एक खत जो है वो लिखा गया अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की तरफ से वाजिद ज़िया, जो कि इस जुडिशल एकेडमी में मौजूद थे, जो कि इस JIT को हेड कर रहे थे। और इसके अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से क्या इस खत की अहमियत है, मैं समझने की प्रोग्राम में कोशिश करूंगा, क्योंकि ये रिसेंटली बिल्कुल खत सामने आया है और ये जून 2017 का खत है। और ये JIT को मौसूल हुआ, कोर्ट को आगे रजिस्ट्रार को भेजा और ये खत आज प्रोड्यूस हुआ इस फैसले में। इस खत में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से कानूनी शिकें और ये मना किया है, रिजेक्ट किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जो इस्तदा की थी JIT ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, तो वहां के अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इस रिक्वेस्ट को मना किया है। ये वो लेटर है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहा है। जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो हम ये जहन में जरूर रखें, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज प्रोग्राम में हम सामने रखेंगे कि कोई चीज 100% सही नहीं हो सकती। JIT के बारे में ये कहना कि उनके क्रिटिकल एविडेंसेस, उनके सक्सेस जो थे, उन्होंने जो अचीव किए, वो 100% दुरुस्त है, ये भी हरगिज नाजायज होगा। 60 दिन के अंदर उन्होंने जितना काम किया, क्या वो उसमें कितनी गलतियां हैं, क्या वो गलतियां किसी मैलिफाइड इंटेंशन की वजह से हैं, जानबूझकर हैं, या फिर उन्होंने वक्त की वजह से उनसे गलतियां हुई, आज प्रोग्राम में वो भी हम सामने जरूर रखेंगे। और पहली गलती जो शरीफ फैमिली आइडेंटिफाई करती है, वो गलती इन्हीं खतूत के हवाले से है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। इसके हवाले से जो बेनिफिशियल ओनरशिप साबित करते हैं, और इस बेनिफिशियल ओनरशिप का आज भी कोर्ट में बड़ा तबसरा हुआ, काफी से बात हुई, काफी से बहस हुई, सलमान अकबर साहब ने दलाइल भी दिए। ये वो खतूत हैं जो रात को आए थे सामने, और इससे पहले भी आ चुके हैं एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन के अंदर शरीफ फैमिली की तरफ से, जिसमें JPCA लिमिटेड और मिनर्वा सर्विसेज लिमिटेड के वो खतूत अटैच्ड हैं, जिसके मुताबिक ये कहती है शरीफ फैमिली, साबित होता है कि हुसैन नवाज इन कंपनीज के बेनिफिशियल ओनर हैं और मरियम नवाज नहीं हैं। लेकिन JIT ने जो खत सामने रखे हैं वो खत हुए हैं जो पनामा में ऑलरेडी आ चुके थे, और उन खतूत की वेरिफिकेशन के लिए खत उन्होंने लिखा था अटॉर्नी जनरल ऑफिस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी जो एविडेंस बियॉन्ड डाउट मेरी नजर में तो नहीं है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है, शरीफ फैमिली कोई और राय रख रही है, JIT कुछ और प्रोड्यूस कर रही है। मलिक अहमद खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा में जो ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से मौजूद है साथ, और जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब सीनियर माहिर कानून है, आईनी माहिर हैं, आपसे बेहतर शायद इस वक्त कोई तबसरा इन बातों पर ना कर सके। कामरान मुर्तजा साहब कुछ ही देर में साथ होंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। शाइक साहब आपकी तरफ पहले जाऊंगा, और आपकी इजाजत से पहले सर यही खत रखूंगा सामने। ये खत जो है वो 16 जून 2017 का है, जो अटॉर्नी जनरल ने वहां से रिक्वेस्ट को मना किया है। उन्होंने कहा जी कि हमारे कानून के मुताबिक और बाज इन शिकों की वजह से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है और हम आपको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नहीं दे सकते। JIT को मना किया, वाजिद ज़िया साहब को लिखा है। लेकिन सर 7 तारीख 2017 वाला जो खत है, ये जुलाई वाला, वो तो JIT में है, प्रोड्यूस हुआ है। इस खत का जिक्र, ये इस खत को आज सामने इस वक्त आ रहा है, ये वजह क्या है? और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मना की थी, अब आइए सामने इस खत की कोई इंपॉर्टेंस है, क्या है ये खत शाइख साहब? देखिए, वो जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जो ख़त आया है वो तो सही है। आम तौर से ये जो ऑफशोर कंपनीज जहाँ बेस्ड हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, केमन आइलैंड में, दूसरी जगह पर, वो आम तौर से इन चीज़ों को से इनकार कर देती हैं असिस्टेंस देने से, क्योंकि अगर वो इस एक दफ़ा भी उन्होंने कर दिया तो फिर आइंदा कोई भी वहाँ पर अपनी ऑफशोर कंपनीज नहीं खोलेगा, तो ये अपनी बिजनेस की वजह से वो इनकार कर देते हैं। अब देखना ये है कि JIT ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से एक्वायर की है और वो किस सोर्स से एक्वायर की है। ऑब्वियसली वो जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से तो उन्होंने एक्वायर नहीं की, उन्होंने किसी और सोर्स से एक्वायर की है।
तो वो देखना पड़ेगा कि वो कौन से सोर्स से एक्वायर की है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के सोर्स से तो एक्वायर नहीं की है, अगर उन्होंने किसी प्राइवेट सोर्स से एक्वायर की है तो उसकी क्रेडिबिलिटी यकीनन कुछ नहीं होगी। तो ये एक चीज़ पॉइंट आउट करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में शायद वही चीज़ ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं अब उनके वकील कोर्ट के सामने। अच्छा, और कामरान मुतसिब साहब, आप तक अगर आवाज़ आ रही है हमारी, वेलकम टू द शो सर। आपको भी सर यही सवाल आपसे, क्योंकि ये जो खतूत अब सामने आए हैं इस तहरीरी फैसले में, ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस को मना किया गया फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल ऑफिस ऑफ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। इसकी क्या अहमियत है इस खत की जो अब आज इस वक्त सामने आया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, हुक्मनामे में? देखिए, आज जो मतलब थोड़ा सा पता चला है हमें, मतलब कोर्ट प्रेमिसेस में कोई इतना इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, शायद इसको उस तरह से ऐसा नहीं लिया गया, मगर अब तक सुना जा रहा है, केस सुना जा रहा है। अब देखते हैं इसमें कि क्या अल्टीमेटली कोर्ट का क्या व्यू बनेगा। मगर आज मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो मेरी समझ के मुताबिक इट वाज नॉट ए गुड डे फॉर द शरीफ फैमिली। सही, लेकिन कामरान साहब, ये जो लेटर्स इस पर हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि बेनिफिशियल ओनरशिप साबित होती है नहीं होती, सर ये एक तो वो लेटर है जो FIA BVI का है, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का है, जो उसने मोज़ैक फोंसेका को लिखा, जिसमें तस्दीक उसने की कि जो शरीफ फैमिली कहती है कि गलती से उन्होंने लॉ फर्म ने लिखा कि मरीम नवाज इसकी ओनर है। और फिर ये 2 खतूत जो हुसैन नवाज ने आज पेश किए थे, जो कल सामने आए थे, जो JPCA लिमिटेड और उसके अलावा मिनर्वा सर्विसेज लिमिटेड के हवाले से हैं, ये प्राइवेट फर्म्स के लेटर है। अहमियत किसकी ज्यादा रही आपके नजदीक आज इन दोनों खतूत को अगर सामने रखा जाए तो? मुझसे पूछ रहे? जी कामरान मुस्तफा। देखिए, ये अहमियत तो अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करनी है ना, कि कोर्ट ने किस चीज़ को अहमियत देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो क्यों इतने बैलेट स्टेज पे जो है ना सामने लाए जा रहे हैं। ये हर जो भी प्रूडेंट माइंड के लोग होंगे उनके जहन में ये सवाल पैदा होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कोर्ट में जब पहले 5 मेंबर बेंच सुन रहा था उस वक्त पेश किए जा सकते थे, वो स्टेज गुजर गया, तो चलें GIT के सामने पेश किए जा सकते थे। GIT का स्टेज भी गुजार दिया, और अब इस स्टेज पे जब उनकी आर्गूमेंट्स की बारी आई, बल्कि इवन जो है ना आर्गूमेंट्स में भी आधे आर्गूमेंट्स गुजर गए, पिटिशनर साइड के आर्गूमेंट गुजर गए, और उसके बाद जो है ना फिर रिस्पोंडेंट साइड में भी जो है ना आधे आर्गूमेंट्स गुजर गए, और अब इस स्टेज पे लाया जा रहा है। अब इस डॉक्यूमेंट्स को जो है ना देखिए कोर्ट किस नज़र से लेती है, क्योंकि अब एक बात ये है ना कि अब मामला सब जुडिस है, इस पे बहस हो रही है। हम अब इसकी अहमियत होने या अहमियत ना होने के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हम, और अगर कोई राय देते हैं तो वो प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस करती है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं मलिक साहब के पास जाऊँ इससे पहले शाइक उस्मानी साहब, क्या ये जो एविडेंसेस इस बेनिफिशियल ओनरशिप के हवाले से हैं, शाइक साहब क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस है आपकी नज़र में? शाइक उस्मानी साहब, इज इट अ कंक्लूसिव एविडेंस जो JIT ने प्रोड्यूस किया? जी नहीं, ये कंक्लूसिव एविडेंस किसी सूरत में नहीं हो सकती। ये जो कि पैनामा लीक्स में जो इंफॉर्मेशन आई है उस लीक्स की वजह से, वो तो एक ऐसी आ गई, सामने आ गई, उसके कोई लीगल उसका प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसकी नहीं है। इंफॉर्मेशन यकीनन है लेकिन उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। ये दिखाना कि वो एक्चुअली बेनिफिशियल ओनर है या नहीं है, तो उनको कंपनी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सामने लानी पड़ेंगी। अगर GIT उन कंपनी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने ले आई है या सर्टिफाइड कॉपीज़ उनकी लेके आई है सामने, तो उस सूरत में यकीनन वो प्रूफ हो सकता है। लेकिन सिर्फ अगर वो बेस कर रहे हैं लीक्स की इंफॉर्मेशन पर, तो वो यकीनन उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं है। मलिक अहमद खान साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सर, कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया है धीर में, और उस खिताब को ये खबर आ रही है कि PTV ने उसको सेंसर किया है, उसके वो पार्ट्स जिसके अंदर क्रिटिसिज्म उन्होंने GIT पे की है, उन पार्ट्स को PTV ने नशर नहीं किया है। मलिक साहब, कोई सरकारी सतह पर पॉलिसी क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सेंसर हो रहा है? ये बाकायदा निजी चैनल्स पे इस तरह से खबर चली है कि सेंसर हुआ है वो पार्ट जो GIT के ऊपर था। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मलिक अहमद खान साहब? नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, मेरे इल्म में ये नहीं है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का मनसब ये तकाजा करता है, अगर वो कहीं एड्रेस कर रहे हों तो वो उनकी लाइव कवरेज होती है, और PTV तो खुसूसन वो करता है। मुमकिन है कि कोई बीच में नशरियाती ऐसी तकलीफ़ हो कि जिसकी वजह से कोई दिक्कत पैदा हो रही हो, कोई अगर ऐसी बात आपके पास है तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज़
और प्राइम मिनिस्टर तो अभी तक जितनी बात कर रहे हैं मेरे पास तो वो कंटेंट भी नहीं है, लेकिन जो उनकी प्रीवियस स्पीचेस हैं जो कल उन्होंने सियालकोट में भी कहा, तो उनका नुक्ता नज़र देखें अभी उसकी तईद जैसे भी, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी सही बात की कि ये ऑब्वियसली जब एक प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और हम देख रहे हैं कि उसको तो इतनी सेंक्टिटी अटैच्ड होती है कि जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती हैं उनको तो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस करने से ममानियत होती है। और समहाउ पता नहीं क्यों कि एक जो रोज़ बाय रोस्ट्रम लगता है और उस रोस्ट्रम के पीछे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी नज़र आ रही होती है और फिर एक डिबेट विद टायरेड्स एंड बार्ब्स एंड अब्यूजेस स्टार्ट होती है और अच्छे खासे घरों के लोग ये काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या कोई अपनी लॉयल्टीज़ टू द पार्टी शो करने के चक्कर में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंदा कर दिया इस माहौल को। हम तो इस सियासत से वाकिफ नहीं थे। लेकिन एनीवेज ये जो मामला है साहब के वालिद को निशाना बना रहे हैं, उनकी तरफ से भी आप लोग निशाना बनाए जा रहे हैं, फैमिलीज हसीन बुरी बात है जी, क्यों बना रहे हैं, लेकिन आपके आबिद से उनकी भी आपको मजम्मत करनी चाहिए अगर दोनों तरफ से गलत हो रहा है। बिल्कुल, आई स्ट्रांगली कंडेम दैट। अगर कोई आबिद शेर अली ने किया है या चौधरी फवाद ने किया है, बोथ शुड बिहेव। इनकी आवाजें इतनी ऊंची नहीं है, ये खामखा किसी गलतफहमी का शिकार हैं। वी नो बोथ ऑफ देम। आज फवाद चौधरी साहब ने बोला कैप्टन सफदर को कि महाना बुनियाद पे दामाद ना बने, नौजवानों को मेरा मशवरा है। इस तरह की बातें कितनी इखलाक से गिरी हुई बात है जी। चलें खैर, लीव देम, ये उनसे पूछें आप, ये वो जाने और उनका फेल जाने। लेकिन मैं आपसे एक बात करने लगा हूँ। देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, ये बुनियादी सवाल ये है सर, मैं माजरत हूं मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है सर, मैं जवाब आप ही से लूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद लूंगा। कामरान मुर्तज़ा साहब और शाइक उस्मानी साहब सीनियर माहिर कानून भी साथ मौजूद हैं। शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि आज जो फवाद चौधरी साहब ने बात की थी उसमें एक लीगल एक्सपेक्ट मैं सिर्फ रखना चाहूंगा ब्रेक के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि ये नैब के पास जाएगा तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के फेज के बाद जाएगा, जिसका मतलब यह है कि वजीर आजम गिरफ्तार होंगे। और आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल का जिक्र किया है, तो क्या ये वाकई में बात अडियाला जेल की तरफ जा रही है? आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिए। इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। अब इसने अदालत में जो जाली कागजात दाखिल अभी नहीं पहले भी किए हैं इन्होंने। कोई ना कोई हर जगह पर जो पिटिशनर है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ये ट्रायल में चले जाए। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ उनके वोट के मैंडेट की खातिर आखिर वक्त तक लड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कल सामने आए, आज कोर्ट में पेश हुए, उन डॉक्यूमेंट्स की वो कितने ऑथेंटिक हैं, ये भी सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन मलिक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब जस्टिस शाइक उस्मानी साहब माहिर कानून हैं, और जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मलिक अहमद खान साहब, आज जो लॉजिक मैं समझ सकूं, जो आज फवाद चौधरी साहब ने लीगल ब्रीफिंग आगे दी है, उन्होंने सियासी ब्रीफिंग दी है, उसमें लीगल जो पॉइंट था वो ये एक बात उन्होंने की कि ये मामला अगर ट्रायल कोर्ट जाता है तो ट्रायल मतलब तो यह कि ये मामला जेल जाता है। और इमरान खान साहब ने भी अडियाला जेल का हवाला दिया है। अभी वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के स्टेज के बाद अगर ये मामला नैब में जाता है तो इट मींस कि प्राइम मिनिस्टर विल बी अरेस्टेड, आपको प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों के जहन में ये खदशा है मलिक अहमद खान साहब, अगर आप ट्रायल कोर्ट की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब अडियाला जेल है आगे? अच्छा देखिए सिफान, मैं आपको बताऊं फवाद की इस बात का तो आई डोंट थिंक दैट इज वर्थ कमेंटिंग इवन। वो पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं, किस एजेंडे पे कर रहे हैं, उनके लीगल बात में बहुत ज़्यादा वो ओवरवेल्म्ड हैं विद देयर हिज पॉलिटिकल डिज़ाइन, उनकी सारी टेंटेड है विद हिज पॉलिटिकल एजेंडा। तो उसकी उस लीगल आर्गूमेंट की बुनियाद नहीं रह जाती जिसके पीछे इतनी सारी मेलाफाइडी बनी हो। लेकिन मैं एक बात आपसे देखिए, डॉक्टर आसिम है ना, मिसाल के तौर पे वो बेल पर हैं, शर्जील मेमन बेल पर हैं, उनके नैब में केसेस हैं, रेफरेंस फाइल हुआ हुआ है। जमाली साहब जो एक्स आईजी सिंध हैं वो बेल पर हैं। जब नैब का रेफरेंस जाता है तो हम ज्यादातर ये देखते हैं कि एक बेल लेनी पड़ती है, प्री अरेस्ट बेल। ये एक प्रोसीजर है जो हम देखते हैं। फवाद चौधरी साहब को अगर हटा दें साइड पे तो क्या ये होगा? क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं देखें ना, उसके लिए वो चीज़ें वैसे अडॉप्ट होती हैं, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस बनता है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन होती है, उस एलिगेशन के अगेंस्ट एक ड्यू कोर्स के अंदर चीज़ें चलकर एक प्रोसीजर के ताबे होती हैं। जहाँ पर आप प्रोसीजर को बाईपास करके 184(3) की सिविल
CPC के इतलाक पे आप क्रिमिनल आउटकम निकालेंगे, वहाँ पर आप ड्यू प्रोसेस को बाईपास करेंगे, तो फिर ऐसी ही आर्गूमेंट बिल्ड होगी जैसे फवाद कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर से ये कह रहे थे कि आपको अपने जुरिस्डिक्शंस के पॉइंट पर, मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पर फिर आपको दिक्कत पेश आएगी। और हमारा ये मौक़िफ़ उस वक्त गो माइनॉरिटी में था, बट नाउ इट इज़ ओवरवेलमिंगली बीइंग नोटिस्ड कि ये उस वक्त बात दुरुस्त थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस प्रेशर पे कि एक पब्लिक मोरालिटी का प्रेशर है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, चाहे जितनी भी हार्श किसी भी फोरम पर मुझे जवाब देना चाहिए, आई शुड, और मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, मेरे फैमिली बिजनेस की बात है। उनका एक अपना वर्जन था जिस पे वो उन्होंने ये एक पोजीशन ली और उन्होंने कहा मैं, लेकिन जो चीज़ें जो लेजिस्लेचर कोई कवानीन बनाती है, प्रोसीजर तय करती है, वो इसलिए होता है कि कंप्लीट जस्टिस हो। अभी देखें ना कि ये बात कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से उनके अटॉर्नी जनरल लिख के भेज रहे हैं, तो किस बुनियाद पर लिख के भेज रहे हैं कि कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किए बगैर उस कर्टन को रेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी वहां पर जो पॉलिसीज हैं वही लॉ को डिक्टेट करती हैं। तो अगर वो अपनी उन पॉलिसीज को छोड़ के उस लॉ, मलिक साहब इस केस पे अब अहमियत क्या है, इस खत की जो अब सामने आया है, इसकी क्या अहमियत है इस केस पे? नहीं, देखिए इसकी अहमियत, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो नुक्ते नज़र हैं। एक वो हैं जो हुसैन के लॉयर ने आज पेश किए हैं, एक वो क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने JIT ने रखे हैं। अब एक उनका कहना यह है कि ये जो सोर्स है ये क्रेडिबल सोर्स नहीं है जिससे ये लेकर आए हैं। बड़ी बुनियादी बात है कि ये किस गवर्नमेंट अटेस्टेशन के साथ उन्होंने ये साबित किया है, ये उन्होंने कौन सा वेल लिफ्ट किया है, कि उसको लिफ्ट करने के लिए कौन सा फ्रॉड अलेज किया गया है, कौन सा उस जुरिस्डिक्शन के जहाँ के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स कहीं की हैं, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन डॉक्टर असम्स केस एंड मियां नवाज शरीफ केस। उनके ऊपर तो एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लगाया, लगाने के बाद उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जाता है मामला, तो देन डॉक्टर आसिम वजीर आज़म पाकिस्तान इज ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम नहीं समझो। देखें आप सिफान इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस रजीम की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं उस रजीम के अंदर एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा यू टर्न इन द मॉनेटरी पॉलिसीज आया, जिसमें कारखानों को कमाया गया। जो यहाँ के इन्वेस्टर्स थे, नॉट जस्ट द शरीफ फैमिली, बहुत से लोग यहाँ से निकले, उन्होंने बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट्स की और अनडॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट्स की। आज उन इन्वेस्टमेंट्स का हिसाब मियां नवाज शरीफ से मांगना ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। हम देख रहे हैं क्योंकि मैं जो लीगल आपने जो बात की, आपने कहा ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल गलत समझें फवाद चौधरी और गलत बोल रहे हैं। मैं दो माहिर कानून मुमताज साथ मौजूद है, तो इनकी राय इस पे, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, ये मामला अगर ट्रायल कोर्ट पे जाता है तो ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जाता है, इंक्वायरी स्टेज में जाता है, अगर रेफरेंस के स्टेज में जाता है तो जिस तरह PTI कह रही है कि फिर तो गिरफ्तारी बनती है, तो ऐसी बात होगी शाइक उस्मानी साहब क्या? नहीं, देखिए बात यह है कि नैब में केसेस वो जाते हैं जो कि नैब ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के तहत आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मैटर जो कि सामने अभी आया है और जो मेन इशू यहाँ पर है सामने, वो नैब की जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आता। नैब की जुरिस्डिक्शन में तो करप्शन के चार्जेस आते हैं कि लिविंग बियॉन्ड योर ओन मीन्स एंड करप्शन एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जब तक कि उस किस्म का चार्ज नहीं होगा तो नैब के पास तो ये जा ही नहीं सकता। तो द क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट डजंट अराइज। ये मेरे ख्याल में ऐसी उन्होंने ट्रायल कोर्ट कह दिया। अगर करना भी है तो ये मामला उस वक्त होगा जबकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिन्होंने के अलग जजमेंट दी थी, उनको पहले वो फैसला करना पड़ेगा जो कि पिटिशन में प्रेयर की गई है कि आया नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सादिक या अमीन हैं कि नहीं, क्योंकि जो उन्होंने स्पीच की थी असेंबली में उसमें उन्होंने गलत बयानी की थी या नहीं की थी। मेन इशू तो वो है ना। तो उस इशू पे फैसला देने के बाद यकीनन अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई करप्शन के इंसिडेंट्स हैं, तो उस पर फिर वो ये ऑब्जर्वेशन कर सकती है कि ये केस जो है अंडर प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये रेलेवेंट कोर्ट्स में इसको भेजा जाए। लेकिन पहली तो चीज़ तो उनको ये फैसला करनी पड़ेगी आर्टिकल 62, 63 का मामला। तो ये जो नैब की बात आ रही है, नैब में भेजना और जेल में भेजना, मेरे ख्याल में ये तो काइट फ्लाइंग है और कुछ नहीं। अच्छा, और कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी नज़र में जो बात है कि नैब की तरफ जाएगा ट्रायल कोर्ट, तो जिस तरह शाइक साहब कह रहे हैं पहले डिस्क्वालिफिकेशन यानी 62, 63 और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि नैब ऑर्डिनेंस ही किसी शिक के खिलाफ है
तो आगे मामला जाएगा। यही कानून मुझे साहब रूल है, या फिर ये अडियाला जेल की जो बातें, जेल में चले जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और ये सब होगा, वहां सफाई भी करा दी गई है जेल में, इस तरह की बात भी कर रहे हैं अब तो ऑपोजिशन रहनुमा, क्या ये होगा कामरान साहब? देखिए, इन पिटिशनों के 3 आउटकम हो सकते हैं। एक आउटकम ये है कि पिटिशनर डिसमिस हो जाए, प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाए, JIT की रिपोर्ट अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगी। एक आउटकम है। दूसरा आउटकम ये है कि पिटिशनें एज इट इज़ जो है ना वो एक्सेप्ट कर ली जाएं। अगर ये पिटिशनें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली जाएंगी तो फिर इसमें 2 बातें मुमकिन हैं। एक बात तो ये होगी कि आर्टिकल 62, 63 में जो है वो नाअहलियत अहलियत का सवाल उसको रिजॉल्व कर दिया जाए और उसमें नाअहल करार दे दिया जाए, और उस नाअहलियत के डिक्लेरेशन की सूरत में प्राइम मिनिस्टर जो है पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएंगे और उसके वो प्राइम मिनिस्टरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक सूरत ये हो सकती है इसमें। और जो अगली सूरत वो ये हो सकती है कि वो ये कहें, जिस तरह से JIT ने ख़ुद कहा है कि इस मामले को मज़ीद तफ्तीश के लिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मज़ीद तफ्तीश के लिए नैब को भिजवा दीजिए। तो अगर नैब के पास तफ्तीश के लिए जाता है तो नैब के पास फिर आगे 2 प्रोसीजर्स हैं। एक वो पहले इंक्वायरी करती है और फिर अगर वो समझे कि इंक्वायरी में सफिशिएंट मटेरियल उनके पास आ गया है तो वो उसको इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर देती है। इंक्वायरी के दौरान आमतौर पे वो गिरफ्तार नहीं करते नैब वाले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर थोड़ी शायद इसका अगर कंफ्यूजन यहाँ पर है, क्योंकि जो ऑपोजिशन कहती है, जो PTI के आज ओपिनियन है वो कहते हैं ये इंक्वायरी स्टेज में नहीं जाती, ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, ये सीधा ट्रायल कोर्ट जाएगी और ट्रायल कोर्ट में एज ए रेफरेंस जो JIT की रिपोर्ट है यही चली जाएगी। तो आप कहते हैं ऐसा नहीं है, ये पहले इंक्वायरी और स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन फिर आगे जाएगी। नॉर्मली जो नैब के पास केस जाते हैं वो इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। चूंकि ये JIT जो है अनप्रेसिडेंटेड है, किसी कोडिफाइड लॉ के तहत नहीं है और सिर्फ जजमेंट ऑफ द कोर्ट के तहत है, तो जो कोर्ट कहेगी उस तरह से ये रेगुलेट होगा। अगर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं इसी को रेफरेंस ट्रीट कर लें और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ये मामला चला जाए तो भी शायद ये मुमकिन हो, मगर ये प्रेसिडेंटेड नहीं है, इससे पहले इस बात की कोई नज़ीर नहीं है। और अगर इस तरह से चला जाएगा तो फिर भी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये सूरत होती है तो क्या उसके बाद अगली सूरत जो है वो कोर्ट की नज़र में नहीं होगी कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये तो नहीं कि किसी को उठा के इसकी बुनियाद पे अडियाला जेल भिजवा दिया जाए। ये असल में बात ये है कि वो केस इतना अंदर नहीं चलता जितना बाहर चल रहा होता है। एक दूसरे को जो है ना वो हम अपनी मर्जी के जुमले जो है ना वो अंदर से जो जजेस की होते हैं ये बात भी बिल्कुल इससे कतई नजर के JIT की फाइंडिंग्स पे आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे गल्फ स्टील का मुआहिदा इस पर है सर, इस मुआहिदे को सरासन ये कह दिया जी 75% शेयर्स 1978 में बिके, 1980 में 25% शेयर्स बिके, 12 मिलियन धर्म, जो शरीफ फैमिली की स्टोरी है कि 12 मिलियन धर्म उसके अगेंस्ट हमें रिसीव हुए। ये कह देना कि कोई एविडेंस वहां हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, JIT ने पूरी इसको ये कह दिया कि एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये गल्फ स्टील का जो मुआहिदा ये सब एक इमेजिनरी स्टोरी है। और ये कह देना सही है कि JIT का इस कंक्लूजन में पहुंचना कि इट वाज एन इमेजिनरी स्टोरी। ये तो अहले स्टील फैमिली वहां मौजूद है, स्टील मिल वहां मौजूद है, क्या पूछा नहीं जा सकता? फिर वो अर्ज वही करूंगा, चूंकि मामला पेंडिंग है। ये JIT जो है ये इसकी रिपोर्ट सब जुडिस हो गई हुई है और इसके ऊपर बहस चल रही है, इसलिए हमारी तरफ से कुछ कहना जो है वो कबल अज वक्त होगा। अल्टीमेटली जो कुछ कहना है कोर्ट ने कहना है, मगर ये मामला संजीदा है। अच्छा, सही है। मलिक अहमद खान साहब, आप अभी कानूनी जो माहिर हैं वो तो कहते हैं कि गिरफ्तारी इस तरह से नहीं होती, प्रोसीजर है पूरा और जो पॉसिबल है जो हो सकती है चीजें। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मलिक साहब? लीस्ट आउटकम क्या, जो आप लीस्ट डैमेज क्या होगा आपकी पार्टी को अगर फैसला आता है कोई, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो एग्जैक्टली जो कामरान साहब कह रहे हैं, मैंने तो एग्जैक्टली यही कहा कि एक बड़ी अगली पिक्चर पेंट हो रही है और उस पिक्चर के पीछे जो सियासत का रुख बन रहा है, उसके पीछे उस जो भी अपने स्कोर सेटल करते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, पीछे सुप्रीम कोर्ट की इमारत पस मंज़र में नज़र आती है। तो ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, एज समबडी हु बिलीव्स इन टू पॉलिटिक्स, जो सियासत के अंदर भी यकीन रखते हैं, कानून में भी यकीन रखते हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई मामला जो है ये इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। रही बात कि देखिए, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अगर JIT ये कह रही है कि ये एक अफसाना है, ये एक पूरा फिक्शन है, जस्ट ये एक नावल है, इसके कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, तो द लॉयर्स ऑफ द शरीफ फैमिली, जो प्राइम मिनिस्टर के लॉयर भी पेश हुए हैं और जो हुसैन के लॉयर भी पेश हो रहे हैं,
उनके पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी है और सुप्रीम कोर्ट बड़ी कॉशन के साथ चल रही है। मैंने खुद वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर देखी हैं, हमने देखा है कि पूरी अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करी। गो क्वेश्चंस हार्श हैं, उन हार्श क्वेश्चंस की बुनियाद पर बाहर टिकर्स बनते हैं, एक ख़ास किस्म का माहौल बन जाता है। लेकिन जो हमारी मुशाहिदे के अंदर चीज़ें हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स देखी हैं, तो वो जो ऑबिटर डिक्टम्स होते हैं उनकी बुनियाद पर जजमेंट्स बेस नहीं होती, वो उनकी कोई उनकी बुनियाद नहीं बनती, उनकी रेशियो डिसाइडेंडी नहीं होती कि वो यही यू कैन असेस के इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स अ डिसीजन, लेकिन उनकी बुनियाद पर एक ख़ास किस्म की इन्वायरमेंट मीडिया अपने अंदाज से एंगलिंग करके चली जाए। क्योंकि अभी सफ़ान आप क्वेश्चन करते हुए 7 दफ़ा आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि फवाद ये कह रहे थे, लेकिन फवाद की बात लीगली किसी पैराए में उसके ऊपर कमेंट करना भी नहीं बनता, हालांकि ही इज क्वाइट अ सीरियस लॉयर, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल अपनी सेटलमेंट करने के लिए बाहर जो उसकी दानियाल के साथ यहाँ पर उस बात को तो अब मेरी बात सुनिए, डिमिनिश हो गई ना वो बात, यहीं पे ब्रेक लेनी है सर, मुझे ब्रेक बताओ, क्योंकि जो बात उन्होंने की थी वो तो कानूनी तौर पर गलत साबित हुई है। यहाँ पे दोनों माहिर कानून कह रहे हैं कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होगा जो प्रोसीजर है। आफ्टर दिस ब्रेक कुछ अहम नुकात बेनकाब, कुछ और अहम मामला जेआईटी की फाइंडिंग्स में से सामने रखेंगे। कमरा साहब कहते हैं जी सब्जेक्ट्स है, इस पर डिस्कशन ना हम नहीं कमेंट कर सकते, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स हैं, क्या वो कंट्रोवर्शियल हैं, क्या वो कंक्लूसिव एविडेंस है, ये जरूर सामने या समझने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा, ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। अब इसने अदालत में जो जाली कागजात दाखिल अभी नहीं पहले भी किए हैं इन्होंने। कोई ना कोई हर जगह पर जो पिटिशनर है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ये ट्रायल में चले जाए। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ उनके वोट के मैंडेट की खातिर आखिर वक्त तक लड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन कानूनी मामलात और हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, सियासी हिकमत अमली यहाँ से क्या हो सकती है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ये जो अब यहाँ से मामलात जाएंगे आपके, किस तरफ आप देखते हैं जाते हुए, और बिलखुसूस आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा जी कि एहतसाब नहीं हो रहा, इस्तेहसाल हो रहा है, और जब वो ये कहते हैं जी कि मैं जाऊँगा तो माशी तरक्की रुक जाएगी इस स्टॉक से, सर तो अपनी जात से क्यों जोड़ रही है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून नवाज शरीफ साहब की जात को क्यों जोड़ रही है? क्या गिलानी साहब नहीं गए थे और उनकी जगह मुल्क चलता रहा, सिस्टम चलता रहा, ये नवाज शरीफ साहब रहेंगे तो सिस्टम चलेगा, ये बात क्यों की जा रही है मलिक साहब? अच्छा देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का कहना है उसको तो आप असेस कर सकते हैं, वो तो बड़ा टेंजिबल है। आप देख सकते हैं कि जो इस दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की, गवर्नेंस का मॉडल, इन दोनों चीज़ों को आप इवेलुएट कर सकते हैं अपॉन द रीजंस कि आपके सामने सारी चीज़ें हैं और नज़र आती हैं। उनके लिए कोई मैंने फिगर्स के साथ बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत उस वक़्त क्या थी, आज क्या है। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या। मैं आपके प्रोग्राम का वक्त इस पूरे नरेटिव में कि हमने क्या किया मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन नज़र आता है दैट इज़ बीन वैलिडेटेड बाय द थर्ड पार्टीज़, उस पर तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं। तो मियां नवाज शरीफ का जो कहना है वो ये है कि जो साबिका हुकूमतें थी उसमें आप पिछली 4 गवर्नमेंट्स उठा के देख लें, उनके 5 साल ले लें और ये 5 साल ले लें, इसमें आपको नज़र आएगा कि जो तरक्की की रफ्तार है उसके अंदर आपको एक कमिटमेंट, एक विजन, उसके अंदर एक डेवलपमेंट का नैरेटिव, उसमें सीपैक का अगर वो हट जाते हैं तो क्या सब रुक जाएगा? इसका मतलब ये है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे आप हैं मलिक अहमद खान साहब पंजाब में काबीना के अंदर और वजीर हैं इस वक्त पंजाब में, क्या शहबाज शरीफ साहब नहीं हो या शहबाज शरीफ साहब किसी और, क्या नून लीग के अंदर कोई और इतना कॉम्पिटेंट नहीं है जो इस वक्त संभाल सके हुकूमत को, या क्यों है कि वो होंगे तो चलेगा, नहीं होगा ये क्यों है मलिक साहब? नहीं देखिए, इसमें मैं आपको एक बात, हमारी मियां नवाज शरीफ के साथ एक नज़रियाती कमिटमेंट है और वो हमारी सियासत का महवर है। अगर उनकी इस पॉलिटिक्स के हवाले से अब हम देख सकते हैं कि जो वो उनका ये मौक़िफ़ भी है कि एहतसाब नहीं इस्तेहसाल, तो वाज़े तौर के अंदर इट इज़ स्मैकिंग ऑफ लॉट्स ऑफ मेल ऑफ आइडीज़। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला, जैसे ये तारीखें देने वाले आके डेट्स दे रहे हैं कि जी जुमे का दिन ये दिन, we have full confidence in Supreme Court. We know our team of lawyers is competent there. वो अपने पूरे मुकदमे को, बेशक हमें ये जो आज
3 किस्म के ट्रायल फेस करने पड़ रहे हैं। एक मीडिया ट्रायल है, एक पॉलिटिकल ट्रायल है, एक कोर्ट के अंदर है, और फिर उसको अपने मायने देकर, अपने रंग देकर जिस तरह मर्जी को पेश करे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब अपने आप को इस पूरे प्रोसेस के सामने सरनगू किया था तो इस बात के ऊपर यकीन रखते हुए किया था कि इवेंचुअली ये जस्टिस जो है ये ना सिर्फ होता हुआ नज़र भी आएगा, और जिनके पॉलिटिकल एजेंडाज और पूरी उनकी सियासत की बुनियादी एक बेमायनी एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर एक ऐसी कैंपेन, पूरी इमारत उन्होंने इस पे खड़ी की है, और उनकी पूरी सियासत जो है वो अदालत के अंदर है। बाहर उनकी अपनी गवर्नेंस की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर, यू कैन सी द डिफरेंस। आप देख सकते हैं, भले वो पीटीआई है, भले पीपल्स पार्टी है, सिंध के क्या हालात हैं, केपी के क्या हालात हैं। मामला जो है वो बढ़ चुका है और मामला फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स पर आ गया है। एक नया चार्ज आपके खिलाफ बनने जा रहा है, और इस चार्ज के इससे तो एक अलग जो सजा और ये सब चीजें तो अलग मैं आपसे इसका इम्पैक्ट है वो क्या? मैं सिफारिश अर्ज करता हूं। देखिए, मुझे इसमें एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड कि किस बुनियाद पर उस डॉक्यूमेंट को जाली कहा जा रहा है। एक ऑब्जर्वेशन बेंच की तरफ से आई है कि छुट्टी के दिन ये कैसे नोटराइज हो गया, बट इफ अ लॉ फर्म इज देयर और उस लॉ फर्म के डॉक्यूमेंट को वो आप संडे को अवेल करना चाहें, वी हैव लिव्ड देयर, वी नो दैट अगर आप लेना चाहते हैं तो वीकेंड्स पर भी मिल जाते हैं। लेकिन ये उसकी पूरी बुनियाद को ही विल हैव हिज राइट टू पुट हिज डिफेंस। वो बताएंगे अपनी बात, वो कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट जाली है कि नहीं है। अच्छा, एक लेकिन अगर कोई कोर्ट के अंदर जाली सामने आया, वो डॉक्यूमेंट, वो बाकी 3 तो चले वो थे जो आपके सीएमए पिटीशन का हिस्सा थे पहले। एक जो नया था वो कतर का खत है, इस वक्त कतर से जो खत आया, तो जैसे शाइख उस्मानी साहब, सर ये जो खत इस वक्त है कतर से जो आया है, जो हमाद बिन जासिम का खत है, इसकी अहमियत अब क्या है? क्या जीआईटी अब तो काम अपना कर चुकी है और खुद हुकूमत कह रही है कि जीआईटी को काम बंद कर देना चाहिए, जुडिशल एकेडमी में नहीं बैठना चाहिए? क्या इस खत के ऊपर मजीद कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इसका स्टेटमेंट लिया जा सकता है, या इस खत की भी कोई अहमियत है या नहीं है? शाइख उस्मानी साहब, देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कतरी ख़त है जो पहले पेश किया गया था, क्योंकि आमतौर से अब लोग जो हैं वो दूसरी डायरेक्शंस में चले गए हैं और बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। मेन इशू ये था कि वज़ीर आज़म साहब ने जब वो स्पीच दी और उसके बाद फिर जब वो मनी ट्रेल की बात शुरू हुई तो ये ख़त पेश किया गया कतरी ख़त का शुरू में, और उसमें दिखाया गया कि इस तरह से पैसे ट्रांसफ़र हुए। बल्कि किसी ने रिमार्क भी किया था क्या ऊँट पे रख करके भेजे गए। तो मेन चीज़ वो थी। तो अगर कतरी ख़त के जो कंटेंट्स हैं अगर वो प्रूव करते हैं तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं हो सकता। अगर वो प्रूव नहीं होते तो नवाज़ शरीफ यकीनन मुश्किलात में है। अब ये जो कतरी ख़त है, कतरी शहज़ादा है, उसको नोटिस भी गई और वो नहीं आए और उनको पेश ये लोग नहीं कर सके। वो ये कहते हैं कि जी हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं और हम पे ये कानून का इतलाक़ नहीं होता। अब जो ये लेटर जो नया आया है, जो मैंने देखा है, उसमें लगता ये है कि कतरी शहज़ादा जो है वो समझता है कि अगर वो किसी तरीके से आ गया पाकिस्तान तो उसको और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में होगा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो उसने ये साफ कहा है कि मैं पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आना चाहता। अब उसका दूसरा जो तरीका था वो ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या किसी तरीके से उससे बात की जाए, लेकिन सुना है कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इनकार कर दी। तो ये एक मेन लिंक जो है, मिसिंग लिंक है जो पैसों के ट्रेल का, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नाअहल या अहल साबित हो सकते हैं। वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। इस खत का इम्पैक्ट क्या होगा शाइख साहब? क्या मुझे ख़त्म करने दें। अभी सिर्फ डिस्क्रेशन पर है सुप्रीम कोर्ट के कि उस कतरी ख़त के लेटर को सुप्रीम कोर्ट सही समझती है कि नहीं समझती, और उस पर सारा फैसला होगा। तो सर अब जो खत आया है जिसमें वो कहता है कि आप आए बयान ले लें जुर्म से, तो सर इस खत के ऊपर क्या जीआईटी को दोबारा भेजना चाहिए कतर इस बयान को रिकॉर्ड कराने के लिए? ये नहीं भेजना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए? क्या इसको इग्नोर कर देना चाहिए? क्या होना चाहिए इस खत का? देखिए, ये देखिए, कतरी खत जो है, कतरी शहजादा जो है वो पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं है, बाहर के मुल्क का है। जीआईटी जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और यकीनन जीआईटी को बाहर जा कर के वहाँ से उससे इंटरव्यू करना वो यकीनन एक सही चीज़ नहीं होगी। सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बातचीत हो जाए, जिस तरह के हुसैन हक्कानी के साथ हुआ था।
लेकिन वो मालूम नहीं, सुना ये है कि कतरी शहजादे ने वो भी इनकार कर दिया। तो अब जब तक कि वो चीज़ प्रूव नहीं होती, और फिर उसके बाद जिससे मैंने कहा कि डिस्क्रेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रहेगा कि वो कतरी शहजादे का पहला ख़त या दूसरा ख़त जो आया था उसको वो कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट सही तस्वर करती है। अगर वो सही तस्वर नहीं करती तो नवाज शरीफ साहब यकीनन मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन शाहिद साहब एक बात मुझे बताइएगा सर कि ये जो JIT पर क्रिटिसिज्म है, जो उन पर ये है जी कि उन्होंने सही नहीं किया, जो कॉन्ट्रडिक्शन है शायद उस्मानी साहब उसके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर ये स्क्रैप मशीनरी वाला एक सवाल है जिसमें कि दुबई से जद्दा स्क्रैप मशीनरी गई या नहीं गई, तो ये कहते हैं जी आपने JIT ने ये पूछा कि स्क्रैप मशीनरी गई या नहीं गई, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो कैटेगरी जो आइटम्स है वो उसको कैटेगराइज नहीं किया गया कि कौन सी मशीनरी गई। फिर कस्टम जो दुबई कस्टम से रिकॉर्ड में हासिल नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं हासिल हो सका, वहां से जवाब में ये आया। सर क्या ये गैप्स जो हैं JIT की रिपोर्ट में, क्या आपको लगता है कि ये मेलिफाइड इंटेंशन है, ये इनकम्प्लीट इसलिए है कि टाइम पूरा नहीं था, या कोई कंक्लूजन पे पहुंचना था JIT को, फैसला किया हुआ था उसने जहन में, क्या मसला था शायद उस्मानी साहब? देखिए JIT सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उसको फिर टाइम की लिमिट भी बहुत दी गई थी, 2 महीने की, उसके अंदर अंदर ये पूरा करना था। अब अगर जितनी भी इंफॉर्मेशन वो पैदा कर वो शायद उस्मानी साहब का राब्ता शायद हमसे मुनक़ता हुआ है और उस पर उनसे कोशिश करेंगे राब्ता बहाल भी करें। कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे पूछना चाहूँगा सर कि अब खत की JIT को इसकी कोई अहमियत है आपकी नज़र में? क्या यानी JIT जिस पर हुकूमत खुद तनकीद कर रही है कि जुडिशल एकेडमी में अब उसे नहीं बैठना चाहिए, तो क्या दोबारा JIT को कतर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या इसको इग्नोर, क्या इसकी अहमियत है, सिग्निफिकेंस है भी या नहीं है इस पर? कामरान साहब देखिए JIT तो ख़त्म हो गई। मेरा व्यू ये था कि ये शेख हमाद का स्टेटमेंट होना चाहिए था। JIT को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए था कि किसका स्टेटमेंट जो है वो लेना है और किसका स्टेटमेंट नहीं लेना। जो JIT में शेख हमाद का स्टेटमेंट इसलिए भी और ज़्यादा रेलेवेंट हो गया था कि पहला ख़त तो जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश किया था वो तो था ही, मगर उसके बाद उन्होंने JIT के साथ कॉरस्पॉन्डेंस की थी, और जब कॉरस्पॉन्डेंस की थी तो उसके बाद जो है उनका स्टेटमेंट आया, वो रेलेवेंट होता या इररेलेवेंट होता, इसका रेलेवेंस डिसाइड करना कोर्ट का काम था, इनका JIT का काम नहीं था। उसका स्टेटमेंट लाजमी रिकॉर्ड करना चाहिए था। अब नहीं हुआ तो कोर्ट के सामने यकीनन ये सवाल भी मौजूद है कि उसका स्टेटमेंट जब नहीं रिकॉर्ड हुआ, एक राइटली या रॉन्गली एक डिफेंस था शरीफ फैमिली का, वो अब देखेंगे कि उस सूरत में अगर नहीं किया गया तो अब क्या करना चाहिए। लेकिन कामरान साहब, जो आज फॉल्स और फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कमेंट्स आए हैं सामने, क्या आपके नज़दीक परेशान कुन तशवीशनाक हुकूमत के लिए, लॉयर्स के लिए हुकूमती है, या शरीफ फैमिली के लॉयर्स के लिए, या आपके नज़दीक ये सिर्फ अभी रिमार्क्स हैं, कोई इसका फैसला तो बाद में ही आएगा, तो क्या यह कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, या कितना सिग्निफिकेंट है ये तमाम जो रिमार्क्स आए फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में ट्रस्ट डीड को लेकर? देखिए रिमार्क्स कोई फाइनल नहीं हुआ करते, रिमार्क्स की बुनियाद पे फैसला नहीं होता, मगर ये जो कुछ रिकॉर्ड पे आया है वो संजीदा मामला है, और संजीदा मामले को जो है वो कैजुअल मैनर में नहीं लेना चाहिए, इसको संजीदगी से ही लेना चाहिए। तो मामला संजीदा है। और करण साहब, आप खुद एक सीनियर लॉयर हैं, आप देखते रहे मामलात को। सलमान राजा साहब, ख्वाजा हारिस साहब, इनकी जो इनकी अहलियत है, जो इनकी कॉम्पिटेंस है, इस पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन जो 2-3 दिन दलाइल रहे हैं एज ए लॉयर आपने देखा है कामरान मुर्तज़ा साहब, कोई शक नहीं है जी, कोई शक नहीं है, लेकिन आपने जो 2-3 दिन दलाइल देखे हैं, तो आप समझते हैं, सेटिस्फाइड कि जो सही तरह फाइट किया है उन फैक्ट्स पर, या जिस तरह करना चाहिए था उस तरह लेके चले इस केस को, दोनों सलमान राजा साहब, ख्वाजा हारिस साहब? जो मेरी यंग है कि इसमें वकला से ज़्यादा मौकलों का कसूर है। उसमें शायद उनका स्टेचर इतना बड़ा था, या वो फोर्स करके बाज़ बातें उन्होंने, जो लीगल ऑब्जेक्शंस अवेलेबल थे और जो बिल्कुल दुरुस्त लीगल ऑब्जेक्शन थे, उनको शायद फोर्स करके जो है मौकलों ने, जो मेरी फीलिंग है, मुमकिन है गलत हो, और वो ऑब्जेक्शंस रेज़ नहीं होने दिए। जब वो रेज़ नहीं होने दिए तो फिर भी मेरा व्यू ये है कि कोर्ट को ख़ुद डिसाइड करना चाहिए था, मगर उसके बाद जो है ना वो कंसीड करते गए बाज़ इश्यूज़ पे, और जिसकी वजह से जो है ना वो अब शायद इस वक्त जो है ना मामला मुश्किल का शिकार हुए हैं।
सही, तो यानी जो लीगल स्ट्रैटेजी अगर कहीं फ्लॉज थे तो मौक्किल की जिम्मेदारी आपके नजदीक, मौक्किल जो है उसके प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ, ये आप कह रहे हैं इन शॉर्ट, अगर मैं समझ सकूं बात? बाज़ औक़ात मौक्किल फोर्स करता है, जब मौक्किल जो है ना उसका स्टेचर बड़ा होता है तो वो फोर्स करता है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। वकील को गो के उस प्रेशर में नहीं आना चाहिए था या फिर फाइल वापस कर देनी चाहिए थी। सर तो यहाँ से कमरान साहब ये कितने दिन की फोर्स करने की वजह से जी कमरान साहब, ये जो अब दलाइल हैं, क्योंकि आज फैसले में भी आया जी, अब ये कंप्लीट करेंगे राजा साहब, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब के वकील के कुछ रह गए दलाइल वो देंगे, और फिर शायद अटॉर्नी जनरल की बारी है और शायद प्रोसिक्यूटर नैब। तो कितना दिन समाअत में और फैसले में आपकी जो एक्सपीरियंस है उस बुनियाद पर क्या लगता है आपको? जी कामरान साहब आपसे मैंने सवाल पूछा मुझे, हाँ इसमें ऐसे है कि कल ये केस कंक्लूड हो जाएगा। मुझे अगर मुझसे पूछा है सवाल तो ये कल केस कंक्लूड हो जाएगा, केस कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। कल मुमकिन है कि कल कोई शॉर्ट ऑर्डर भी आ जाए, और अगर ना, ये इम्कानात की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोहतरम अदालत के ऊपर है कि वो इस कल शॉर्ट ऑर्डर दें या उसके बाद रिज़र्व कर लें, और रिज़र्व कर लें तो भी मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपने एक चीज़ देखी है कि जब ये 17 तारीख से केस शुरू हुआ है उसके बाद डे टू डे चला है, तो इसका मतलब है कि कोई भी डिले कोर्ट के पार्ट पे नहीं है। एक दिन डेट ली है तो सलमान अकरम राजा ने जो ना वो डेट ली है कि मैं आज तैयार नहीं, उन्होंने बाकियों को उस दिन भी बाकियों को सुन लिया और कहा कि जी चले ठीक है, आप कल तैयारी करके आ जाइए और कल जो है ना आप आर्ग्यू कर लीजिएगा। तो कोर्ट के पार्ट पे कोई डिले नहीं हुआ। ये इस सेकंड राउंड की JIT के बाद पोस्ट JIT सिनेरियो की बात कर रहा हूं, और उन्होंने तेजी से केस चलाया। सही, शेख साहब आपकी नजर में तो मुमकिन है जल्द, शेख उस्मानी साहब लास्टली आपकी नजर में सर कितने दिन समाअत आपको शेख उस्मानी साहब नजर आती है? अब जिस तरह कमरान साहब ने कहा कल तक कंक्लूड, आज कोर्ट के फैसले में भी लिखा है कि कल इसहाक डार साहब के वकील शायद और दलाइल देंगे और सलमान राजा साहब, कितने दिन और शेख साहब ये समाअतें नजर आ रही हैं चलते हुए? देखिए कल तो जुमा है, तो जुमे में बाहर सूरत वो टाइम कम लगता है, कम कोर्ट का टाइम कम होता है, तो शायद कल तो मुकम्मल नहीं हो सके ये सब कुछ। मेरे नज़र में तो मंगल तक ये तकरीबन सब आर्गुमेंट्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद जजमेंट शायद रिजर्व हो जाएगी मंगल तक। ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता जाऊंगा मलिक अहमद खान साहब का, शाइख उस्मानी साहब, कमरान मुर्तज़ा साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़, कानूनी राय, सियासी मौक़िफ़ पार्टी का PMLN की तरफ से मलिक साहब ने दिया, और शाइख उस्मानी साहब और कमरान मुर्तज़ा साहब ने कानूनी हवाले से जो नुकात सामने आ रहे हैं, जो एतराज़ात हैं, दलाइल और जो बहस चल रही है अदालत में, उस पर बात करी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।